नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हमारा शीर्षक है अवहट। अवहट औ और हट से बना शब्द है। औ एक ऐसा उपसर्ग है जो नकारात्मक अर्थ देता है और हट शब्द भ्रष्ट से बना है। महाप्राण ध्वनि भ ह में बदल जाती है, कोई भी महाप्राण ध्वनि ह में ही बदलती है। तो औ का अर्थ बुरी तरह और भ्रष्ट का अर्थ बिगड़ जाना, अर्थात कोई भी भाषा जब और बुरी तरह बिगड़ जाए। अपभ्रंश पहले से ही बुरी तरह बिगड़ी भाषा थी और अपभ्रंश से भी बिगड़कर जो भाषा बनी अवहट कहलाई। इसीलिए अवहट को परवर्ती अपभ्रंश भी कहा गया। परंतु दोस्तों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि अवहट कोई एक भाषा नहीं है। अपभ्रंश जब व्याकरण से साहित्य से जुड़कर दूर दूर क्षेत्रों में प्रसारित हुई, परिनिष्ठित भाषा बनी, तो जन सामान्य के लिए फिर से असहज हो गई। जिन जिन क्षेत्रों में अपभ्रंश का प्रसार हुआ था, उन सभी क्षेत्रों में अपभ्रंश के भी बिगड़े उच्चारण शुरू हुए आम आदमी के द्वारा। अपभ्रंश के इन सभी अलग अलग बिगड़े उच्चारित रूपों को, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अपभ्रंश के बिगड़े रूपों को ही सामूहिक या समुच्चय अर्थ में अवहट कहा गया। दोस्तों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अवहट को लोक बोलियों का नाम दिया, देसी भाषाओं का नाम दिया। उन्होंने माना कि इसी से हिंदी की बोलियां जन्म ली। यदि हम विद्यापति की राय लें तो उनकी एक कविता स्पष्ट करती है, देसिल बैना सब जग मीठा, तन तैसन जंपयो अवहट्ठा। अर्थात देसिल बैना, देसी वाणी, लोक बोली को ही विद्यापति ने अवहट कहा था। उन्होंने मैथिली में अपनी रचनाएं लिखी थी, मैथिली को ही उन्होंने अवहट नाम दिया था। दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे विद्वानों ने यह माना कि संस्कृत प्राकृत के बाद भाषा दो स्पष्ट मोड़ों की ओर मुड़ गई, दो दिशाओं में मुड़ गई। पिछला रूप उन्होंने अपभ्रंश से जोड़कर देखा और अगले रूप को अवहट से, और उन्होंने अवहट को पुरानी हिंदी का नाम दिया। अर्थात हिंदी के पहले की जो भाषा थी उसे ही उन्होंने पुरानी हिंदी या अवहट नाम दिया। यह समझना आवश्यक है कि यह अवहट कुछ और नहीं, हिंदी बोलियों की उत्पत्ति को दर्शाने वाली भाषा है। अपभ्रंश के ठीक बाद जो लोक बोलियां जन्मी, जो देसी भाषाएं जन्मी, उन्हें ही अवहट का नाम दिया गया। अवहट से ही हिंदी की बोलियां जन्मी, इसलिए हिंदी बोलियों का समुदाय है। जैसे अवहट अपभ्रंश के बिगड़े रूपों का समुदाय है, वैसे ही हिंदी बोलियों का समुदाय है। दोस्तों, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच अवहट स्थापित रही और उसके पश्चात प्रारंभिक हिंदी आई। इस 1000 से 1400 ईस्वी के बीच आप देख रहे होंगे भक्ति काल की सीमा है, और भक्ति काल में अगर आप गौर करें तो भोजपुरी, अवधी, ब्रज जैसी बोलियों का प्रयोग हुआ। अर्थात जो अवहट की काल सीमा है वही भक्ति काल की सीमा है। अर्थात अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन्हीं बोलियों को यदि हम देखें तो अवहट से जुड़ी हुई बोलियां हैं। हिंदी की आरंभिक बोलियां ही अवहट के नाम से जानी गईं। अवहट से ही हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी की आरंभिक बोलियां ही अवहट से जुड़ी हैं। ठीक अपभ्रंश की तरह अवहट की भी विशेषताएं रही हैं, जैसे स्वरागम, क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण, स्वरलोप, अकारण अनुनासिकता, घोषीकरण, अल्प प्राण का महाप्राणीकरण, महाप्राण का ह परिवर्तन, उकार बहुलता, व्याकरण के रूपों में परसर्गों का आना, क्रिया रूपों का विस्तार, विशेषण रूपों का धीरे धीरे विकारी होना, आदि आदि। दोस्तों, इन सभी विशेषताओं को समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, इन्हें एक एक करके बोर्ड पर हम देखते जाएंगे।
तो ही भली भांति समझ में आएंगी ये विशेषताएं। क्यों? इस खंड का नाम भाषा विज्ञान है, याद रखिएगा। और भाषा विज्ञान की यदि स्पष्ट समझ बन जाए तो मैथ की तरह अंक देने वाला खंड है या हिंदी साहित्य का। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आप बाकी खंडों को तो मुंह से सुन करके उन्हें लिख करके अंक लाएं, आसान है। भाषा विज्ञान भी आसान है, लेकिन उन्हें मैथ की तरह उनके फॉर्मूले से, उनके सूत्रों से समझने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको कुछ बातें जरूर समझ में आई होंगी। अगले वीडियो तक आप बने रहें। तब तक ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। गॉड ब्लेस यू।